गजनी अफगानिस्तान के अंदर जगह बनती है, वहां के ये लोग राजा बनते हैं। कालांतर में ये है आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कहते शुरुआत में इसने गुजरात पर अटैक किया था, सिंध वाले रास्ते से होते हुए गुजरात की तरफ गया था। 1178 के अंदर ये गुजरात पर आक्रमण कर देता है। भीम सेकंड, जैसे मूलराज सेकंड के नाम से भी जानते हैं, वह उस समय गुजरात का राजा हुआ करता था। हम आगे और पढ़ेंगे, जब चालुक्य में पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में थोड़ी और बातें बताऊंगा आपको। वह छोटा था, इसलिए उसकी मम्मी नायिका देवी उस समय शासन संभालती है। और 1178 में मोहम्मद गोरी के उस हमले को नायिका देवी न केवल रोकती है, बल्कि अबू की तलहटी के उस युद्ध के अंदर वो तुर्क सेना को भागने पर मजबूर कर देती है। मुझे इतिहासकारों पर बड़ी दया सी आती है कि इतने एक महान युद्ध को, जिसके अंदर महिला नेतृत्व करके मोहम्मद गोरी जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी को वापस भगा देती है, मेन डिस्कोर्स के अंदर स्थान क्यों नहीं दे पाया? हम क्यों उस नायिका देवी को एज ए नायिका क्यों नहीं जानते हैं? जिस मोहम्मद गोरी के पर्चे बाद में हमारे इतिहास के अंदर बड़े बड़े तरीके से पढ़े जाते हैं, विरदावलियां गाई जाती है, जिसके सेनापतित्व के कस्में ली जाती है, उसे एक महिला सेनापति ने अबू की तलहटी से आगे नहीं बढ़ने दिया था। मोहम्मद गोरी को लगा यार इस साइड से नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने अपने आसपास वाले इलाके जीतने शुरू किए। अफगानिस्तान से नीचे ढलेंगे तो पाकिस्तान वाला पंजाब बनाना शुरू होगा, उसने पाकिस्तान वाले पंजाब पे आक्रमण करना शुरू किया। लाहौर तक, मुल्तान, उच्च, इन जगहों पर उसने कब्जे करने शुरू किए। 1186 के आसपास तक जाते जाते वह चौहान साम्राज्य की सीमा को टच करने लग गया था। 1186 से लेकर 1191 का जो 5 साल का टाइम है, इसमें चौहानों और गोरी के बीच में छोटी मोटी कई झड़पें होती है, जिन्हें हम कई जगह पढ़ते हैं 21 बार लड़े थे, कई जगह पढ़ते हैं 24 बार लड़े थे, कई जगह पढ़ते हैं हम 7 बार लड़े थे, हमारी लोक कहानियां कहती है 17 बार लड़े थे। अलग अलग कई बातें हैं, पर हिस्ट्री में हम जिन युद्धों को जानते हैं वो 2 युद्ध है जो कि हरियाणा के तराइन नाम के स्थान पर लड़े गए, जिनको कि हम तराइन का पहला युद्ध और तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1191 में और 1192 के अंदर हुए थे। तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध हरियाणा के करनाल जिले के अंदर ये तारावड़ी या तराइन नाम की एक जगह है, जहां पर गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुए थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास को आगे आमूलचूल परिवर्तन करने पर बाध्य कर दिया था। उनकी बात करेंगे हम। टसल का कारण यह हुआ कि जब वो आगे बढ़ रहा था, उसने पाकिस्तान वाले पंजाब तक कब्जा कर लिया था। अब वो भारत वाले पंजाब में एंट्री कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान को लगता था ये मेरी टेरिटरी है, और उसने एक जगह पर कब्जा कर लिया था, तबर हिंद। हम कहते हैं हमारे आज का भटिंडा है, पंजाब में जो भटिंडा नाम की जगह पड़ती है, हम कहते हैं कि उसका जो नाम था किसी टाइम में तबर हिंद हुआ करता था। और गोरी तबर हिंद पर कब्जा कर लेता है और अपने बंदे को यहाँ पर केयर टेकर बना देता है, काजी जियाउद्दीन। जियाउद्दीन का जिया लग गया होगा यहाँ पे, तो उनको कहा कि काजी साहब आप यही जी लगाइए, इधर रहिए, अपने भटिंडा में रहिए, तबर हिंद के अंदर रहिए। पृथ्वीराज चौहान को जब ये पता चला तो पृथ्वीराज चौहान अपनी एक बड़ी सेना लेकर तबर हिंद की तरफ प्रस्थान करता है। जब गोरी को पता चला कि वो मेरे भटिंडा का किला छीनने के लिए आता, तो उधर से गोरी अपनी एक सेना लेकर आता है। तराइन के मैदान में उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान गोरी को हरा देता है। तो इस पहले तराइन के पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीतता है। पृथ्वीराज और गोरी के बीच में जो युद्ध हुआ, जो कि तबर हिंद को लेकर हुआ, उसमें किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज की जीत हुई। हमारी कहानियां ये कहती है कि उस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज के साथ में दिल्ली का गोविंदराज तोमर गया था। गोविंदराज या गोविंद राय कहते हैं, तोमरों की थी दिल्ली, तो यहाँ का कोई गोविंदराज तोमर था, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ में गया था। और उसने एक गोरी के ऊपर वार किया, अटैक किया उसने गोरी पर, और वो गोरी को घायल कर देता है। गोरी अपने घोड़े से गिरने वाला ही था, तभी ये खिलजी सैनिक बहुत बहादुरी के साथ में गोरी को वहां से बचाता है और युद्ध भूमि से बाहर निकाल के ले जाता है। एक कहानी तो यह है कि गोरी भाग जाता है इस युद्ध में, उसकी सेना भाग जाती है, खिलजी सैनिक उसे जैसे तैसे बचा लेता है। गोविंदराज तोमर का नाम याद रखना, जो कि दिल्ली का था, पृथ्वीराज चौहान के साथ इस युद्ध में लड़ा था। अपने राजस्थान की कहानियां ये बताती है कि पृथ्वीराज चौहान गोरी को न केवल घायल कर देता है, बल्कि उसे पकड़ लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेकर आते हैं, और पृथ्वीराज चौहान पूछता है गोरी से कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। गोरी कहता है कि राजन, वही सलूक किया जाए जो कि एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। और पृथ्वीराज कहता है कि सनातन संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन यदि माफी मांग ले तो इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। गोरी सामने बेड़ियों में जकड़ा हुआ गिड़गिड़ा रहा था, प्राणों की भीख मांग रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी मंत्रियों ने ऐतराज जताया। बाकी मंत्रियों ने कहा कि चौहान राज, आपकी बात एकदम सत्य है, और भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म ये कहता है कि यदि दुश्मन माफी मांगे तो उसे छोड़ देना चाहिए। परंतु ये बातें भी सनातन धर्म के दुश्मनों पर ही लागू होती है। जो इस संस्कृति को मानने समझने वाले दुश्मनों, उन पर लागू होती है कि यदि उन पर ऐसा किया जाता है या एहसान दिखाया जाता है तो उसको याद रखते हैं, ये विधर्मी है, विदेशीय है। इस पर ये चीजें लागू नहीं होती है। जिस निश्चलता की आप बात करते हैं वो इनके देश में नहीं है। धोखा, फरेब, चाल, छल, ये सब है इनकी संस्कृति। आप एक बार छोड़ेंगे, अगली बार पुनः आक्रमण करने के लिए आएगा। पृथ्वीराज ने कहा कि इस डर से कि पुनः आक्रमण कर देगा, हम अपनी सनातन संस्कृति के मूल्यों को भूल तो नहीं सकते हैं। और मंत्रियों इस बात को चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है कि यदि ये दोबारा आक्रमण करेगा तो हमारी तलवारों में जंग नहीं लगा है, वापस लड़ देंगे। क्या तुम्हें लड़ने में डर लगता है? मंत्रियों ने कहा नहीं सर, ये कोई बात ही नहीं। यदि आपका निर्णय यह है तो हम इस निर्णय में आपके साथ हैं। कहानियां कहती है कि गोरी को छोड़ दिया गया। गोरी उसके बाद वापस गजनी चला जाता है अपने, लेकिन गोरी इस अपमान को भूल नहीं पाया था और पुनः तैयारी करता है। किसी एक लेखक ने लिखा है कि गोरी कहता है कि मैंने पूरे 1 साल तक अपने घर नहीं गया, अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा। जितनी कठोर जिंदगी वो जी सकता था उतनी जीता है। कबीले के दुर्दांत जो भी आक्रमणकारी थे उनको इकट्ठा करता है, एक बड़ी भारी फौज बनाता है,
पुनः बठिंडा की तरफ बढ़ता है। और इस बार आगे आने से पहले उसने अपने एक दूत को भेजा, सेना के साथ साथ उसका एक दूत आ रहा था, और वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दूत आया। उसने कहा कि गौरी ने समाचार भिजवाया कि या तो इस्लाम कबूल कर लिया जाए वरना तुम्हारे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने उसे कहा कि चूंकि तुम दूत हो और भारतीय संस्कृति यह भी कहती है कि दूत का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए तुम अभी तक जिंदा खड़े हो, अपने स्वामी गौर के राजा उस मोहम्मद को जाकर कहो कि अगर जिंदा रहना है तो जहां है वहीं से पुनः लौट जाए, वरना इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पिछली बार एक बार माफ कर दिया गया है। पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर सामना करने के लिए बढ़ता है। वापस एक बार फिर उसी तराइन के मैदान में 1 साल बाद दोनों का आमना सामना होता है। कैंप थोड़े दूर दूर तक लगे हुए पड़े रहते थे, एक तरफ पृथ्वीराज के कैंप लगे हुए, एक तरफ गौरी के कैंप लगे हुए। पृथ्वीराज ने वहां पर जैसे कैंप डाले और गौरी ने पुनः अपना एक दूत भेजा और गौरी ने कहा कि भाई साहब गलती हो गई, मैं गलती से इधर आ गया वापस, आपने कहा था वापस चला जा, पर मैं नहीं गया पूरा, मैं बीच में से वापस आ गया, क्योंकि गजनी में मैं राजा नहीं हूं, मेरे भैया गियासुद्दीन है वो राजा बने हुए हैं, और मैं आपको बता भी नहीं सकता, भैया बहुत क्रूर आदमी है, यदि मैं वापस हार के उनके पास में जाता तो भैया को बहुत गुस्सा आता और भैया तो हाथों हाथ जमीन में गाड़ देते, इसलिए मैं क्या मुंह दिखाऊं उनको, इसलिए मैं तो वापस हमला करने के लिए आ गया। लेकिन अब देखा कि आप तो खुद ही सेना बहुत बड़ी है, इस बार भी पिछली बार की तरह ही होगा मेरे साथ में, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, थोड़े दिन बाद को ठंडी मीठी हो जाने दो, इधर बैठे रहने दो मेरे को, फिर मैं वापस चला जाऊंगा अपने, और अपने बीच कोई लड़ाई नहीं होगी, तब तक मेरे भैया थोड़े शांत हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान उसकी इस बात को स्वीकार कर लेता है, पर फिर भी वो एहतियातन, मुझे लगता है क्या पता है आगे बढ़े, वो अपनी सेना लिए वहीं बैठा रहता है। पर अब उसने अपने सैनिकों की संख्या कम करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसकी सीमाएं एक तरफ चालुक्यों से, एक तरफ गहडवालों से, एक तरफ चंदेलों से लगती थी, वो तीनों उसके शत्रु थे, इसलिए उस बाउंड्री की रक्षा करनी भी जरूरी थी। इसलिए अपने बेहतरीन बेहतरीन सेनापतियों को या तो लेकर ही नहीं गया था, या वो इन बाउंड्री के ऊपर लगा के चला गया था, और वहां पर अपनी थोड़ी बहुत सेना के साथ में वहां पर वो टिका रहता है। उल्टा गौरी की तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं किया जाता है, गौरी वाकई वहां पर शुरुआती दिनों के अंदर शांत बैठा रहता है, सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और बोल के जाता है, मॉर्निंग वॉक के टाइम में समाचार पूरे पूछ के जाता है, सर सब सही चल रहा है आपके, कोई पृथ्वीराज से होंगे ताकि मेरी एनिवर्सरी आई तो बुके और भेजता है मेरी तरफ से आपको और भाभी जी को पूरे पूरे एकदम यूं साइड स्पर्श। पृथ्वीराज को लगता है ठीक ही आदमी है, भाई के चक्कर में इधर बैठा हुआ चला जाएगा थोड़े दिनों में। कहते हैं एक दिन गौरी ने अपने समस्त सैनिकों को, सर्दी का टाइम था, अपने समस्त सैनिकों को कहा कि आज कैंप के बाहर अलाव जलाई जाए, लकड़ियां जलाई जाए खूब, ताकि दुश्मन को दूर से यह मालूम हो कि सब आग ताप रहे हैं, और ज्यादा आग होगी तो उसे लगेगा सारे के सारे आग ताप रहे हैं। खूब सारी लकड़ियां जलाई गई अपने कैंप के बाहर, अंधेरा था, तो दूसरी साइड से अपनी एक बड़ी सी सेना लेकर पृथ्वीराज की तरफ बढ़ता है। इन लोगों को तब तक पता नहीं था कि ऐसे भी अपने पर हमला किया जा सकता है, और ये लोग लगभग इस मामले में शांत हो चुके थे कि अब गौरी की तरफ से अपने पर कोई आक्रमण नहीं होगा, निश्चिंत थे। गलती यही थी, निश्चिंत भी इतने कि अब आराम से पार्टियां वार्टियां चल रही थी, दिल बोले चकमक चकमक टाइप की, लेट नाइट पार्टी करके सोए थे, सुबह आधे लोग जागे थे, आधे लोग जाग ही नहीं पाए थे, आधे लोग नित्य क्रियाओं के अंदर व्यस्त थे। इतने में मोहम्मद गौरी एक बड़ा आक्रमण करता है। एक सुव्यवस्थित सैन्य संगठन का मामला वह सेना कैसे कर पाती जो अभी तक पूरी जाग भी नहीं पाई थी, जिस सेना को पता ही नहीं था कि हम पर आक्रमण हो सकता है, जो अपनी नित्य क्रियाओं के अंदर लगे हुए थे। ट्राइन का दूसरा युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं है, बी ट्रायल है, विश्वासघात है, अचानक किया गया हमला था, घात थी, वो हारना था, स्वाभाविक बात है हारना था। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान पहले अपने हाथी पर बैठकर लड़ने के लिए जाता है, लेकिन बाद में वो अपने घोड़े पर उतरता है। ऐसी कई कहानियां और है कि उसका घोड़ा बदल दिया गया था, जो वास्तव में जिस घोड़े को युद्ध में लेकर जाता था वह घोड़ा नहीं था, उसे एक दूसरा घोड़ा दे दिया गया था, और उसके किसी व्यक्ति ने गद्दारी की थी और मोहम्मद गौरी कोई बात बता दी थी कि इसको कोई ऐसा घोड़ा दे दिया जाए जो डांस करता हो। और जैसे पृथ्वीराज चौहान अपने डांस वाले उस घोड़े पर चढ़ा और उधर से जैसे ढोल बजने लगे, उस घोड़े ने डांस करना शुरू कर दिया। इसलिए आप अक्सर पढ़ते हो कि पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। तो नाट्यरंभा इसीलिए कि नाचने लग जाता था, और पृथ्वीराज चौहान को लगा कि नाचते नाचते मरेगा, तो पृथ्वीराज चौहान वहां से निकल जाता है, युद्ध की भूमि से निकल जाता है। हरियाणा में एक जगह पड़ती है सिरसा, तुर्क सेना पीछा करती है, दूसरे युद्ध के अंदर चौहान हार जाते हैं। सिरसा के अंदर पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानियां फिर चेंज होती है, कुछ कहानियां कहती है कि वहां पर उसे गिरफ्तार करते ही मार दिया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसको अजमेर लेकर आए थे, ऐसा हसन निजामी कहता है। एक राइटर हुए हसन निजामी, कंटेम्पररी राइटर उस टाइम के, जो एक बुक लिखते हैं ताज उल मासिर, नाम याद रखना भाई, मिडेवल में भी काम आएगी। हसन निजामी की पुस्तक है ताज उल मासिर, और वो ताज उल मासिर के अंदर लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करने के बाद में उसे अजमेर लाया गया, अजमेर लाके उसे पुनः राजा बना दिया गया, उसने अधीनता स्वीकार कर ली। थोड़े दिनों बाद वो एक बार फिर षड्यंत्र करने का प्रयास करता है, फिर गौरी के खिलाफ लड़ने का प्रयास करता है, इस बार उसे पकड़कर मार दिया गया था। एक कहानी कहती है कि जहां पकड़ा था वहीं मार दिया था। हसन निजामी ताजुल मासिर के अंदर कहते हैं कि उसे यहां पर लेकर आए थे, अजमेर में कुछ दिन उसने शासन किया था, इसके बाद वापस वो गौरी के खिलाफ बगावत रिबेल करने का प्रयास करता है, और इस बार उन्होंने इसे मार दिया था। राजस्थानी कहानी आपने दूसरी बात कहती है। चंद बरदाई अपने पृथ्वीराज रासों के अंदर लिखते हैं कि सिरसा से पकड़ने के बाद उस व्यक्ति को मोहम्मद गौरी पकड़कर गजनी ले गया, और जैसा कि अक्सर
तुर्क राजा दूसरे दुश्मन के साथ किया करते थे, उसे जेल के अंदर डाल दिया गया, उसकी आंखें निकाल ली गई। चंद्रबरदाई कहते हैं कि मैं पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था और मुझे जब ये पता चला कि मेरे दोस्त को पकड़कर गजनी ले गए तो मैं पीछे पीछे गजनी चला गया। जब पृथ्वीराज चौहान से मिला जाकर गजनी में तो मुझे पता चला कि मेरे सम्राट की दोनों आंखें निकाल दी गई है। वहां हम दोनों ने आपसी बातचीत के अंदर एक योजना बनाई और मैं गोरी के पास गया, ऐसा चंद्रबरदाई कहते हैं। चंद्रबरदाई गोरी के पास गए और उन्होंने गोरी को जाकर आगे, सम्राट ये क्या किया? हमारे राजा ने जब तुम्हें पकड़ा था तो तुम्हें ससम्मान छोड़ दिया था, वहां से वापस भेज दिया था, तुमने हमारे राजा को पकड़ा तो आंखें निकलवा दी। गोरी ने कहा कि अपनी अपनी संस्कृतियों की बात है, तुम्हारी संस्कृति कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो छोड़ देना चाहिए, हमारी संस्कृति कहती है कि आंखें फोड़ देनी चाहिए, अभी तो आंखें फोड़ी मारेंगे हम। चंद्रबरदाई कहता है कि जैसे आपके कानून है वैसा आप करोगे, चूंकि बंदी बना लिया आपने। पर मैं कहना चाहूंगा आपको, यार ये व्यक्ति एक अलग सी कला में निष्णात है, एक्सपर्ट है। यदि तुमने वो नहीं देखी इसकी फिर मतलब ही क्या हुआ? गोरी ने कहा वह क्या है? और उसने कहा कि शब्द भेदी बाण चला सकता है। गोरी ने कहा मतलब? उन्हें आवाज सुन के ये व्यक्ति तीर मार सकता है, सटीक निशाना लगा सकता है वहां पर। गोरी ने कहा चंद्रबरदाई मैं ही मिला सुबह से, ऐसी मजाक अच्छी नहीं होती, बिना आंखों के जब दिखता ही नहीं है तो निशाना कैसे लगेगा टारगेट पे? चंद्रबरदाई ने कहा कि तुम शायद हमारी संस्कृति को ढंग से जानते ही नहीं हो, हमारे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने शब्द भेदी बाण चलाए हैं। भगवान राम के पिता दशरथ को जाना करते थे, एक दिन जो वो सरयू नदी के किनारे अपना मचान लगाकर बैठे हुए थे, अपने सैनिकों को कहा कि मैं सरयू नदी के पास में मचान लगाकर बैठूंगा और जैसे सरयू नदी के अंदर कोई जंगली पशु पानी पीने के लिए आएगा, जैसे ही वो पानी में मुंह डालेगा, छपाक की आवाज के साथ में तीर चलाकर उसको मार दूंगा। घनघोर अंधकार में भी वो शब्द भेदी बाण चला दिया करते थे। बदकिस्मती विडंबना की उस दिन पानी पीने के लिए कोई पशु नहीं आया, बल्कि उससे पहले ही पानी भरने के लिए वह व्यक्ति आया जो अपने अंधे माता पिता को अपनी कावड़ के अंदर उठाकर संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करवा रहा था। वह व्यक्ति जिसको भारत की सभ्यता आज भी आज्ञाकारी पुत्र के रूप में जानती है, वह श्रवण कुमार जिसके हम रक्षाबंधन के दिन पूजा करते हैं, वह पानी भरने के लिए आया। जैसे श्रवण कुमार ने अपने बर्तन को सरयू नदी में डाला और छपाक की आवाज ने राजा दशरथ ने चौकन्ना किया, उन्होंने तीर चलाया, श्रवण कुमार वहीं पर मारा गया। राजा ने जब मनुष्य की चित्कार सुनी तो राजा दौड़कर आए और उन्होंने देखा कि मैंने व्यक्ति को मार दिया है। व्यथा से ग्रस्त हुए, उस लाश को लेकर अंधे माता पिता के पास पहुंचे, माफी मांगी उनसे, लेकिन अंधे माता पिता ने कहा कि हे राजा दशरथ, अंधे लोग तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार आज तुमने हमारे पुत्र श्रवण कुमार को मार दिया है और हम इस पुत्र वियोग के अंदर आज मर जाएंगे, एक दिन तू भी इसी प्रकार अपने पुत्र वियोग के अंदर मारा जाएगा। कालांतर में कैकेयी के वरदान और उस कहानी ने भगवान राम को वनवास दिलवाया और भरत को राजतिलक दिलवाया। भगवान राम के वियोग के अंदर राजा दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जिस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता मरे थे। चंद्रबरदाई ने कहा कि हमारे पूरी रामायण ही इस बात पर रच दी गई कि शब्द भेदी बाण है और तुम्हें विश्वास नहीं है। सुल्तान ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी गया, सुल्तान इस कारनामे को देखना पसंद करेगा। दूसरे दिन एक बड़े से मंच पर सुल्तान को बिठाया गया, प्लेटफॉर्म पर, नीचे एक छोटा प्लेटफॉर्म लगा के पृथ्वीराज चौहान को वहां पर खड़ा किया गया। उसके सामने घंटी बांधी गई और कहा कि जैसे ही घंटी पर टन की आवाज आए पृथ्वीराज चौहान को वहां पर तीर चलाना है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है चला दूंगा। चंद्रबरदाई आगे से और लिखते हैं कि उस समय मैंने पृथ्वीराज चौहान को हमारी देशज भाषा में, हमारी लोकल भाषा के अंदर एक दोहा सुनाया और मैंने उसे कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तुम्हें इस टन की आवाज पर, घंटी की आवाज पर तीर नहीं चलाना है, तो मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं, तीर उस तरफ चलाया जाए, मोहम्मद गोरी वहीं पर बैठा हुआ है, उसे मार दिया जाए। आप ज्यादातर उस दोहे को, उस कहानी को जानते हो, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये 4 बांस 24 गज और 8 अंगुलियों जितनी दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है, चौहान चूक मत जाना, आज यहां तीर चलाया जाए। पृथ्वीराज चौहान सटीक उसी दिशा में तीर चलाता मोहम्मद गोरी को मार देता है। चंद्रबरदाई कहता है कि हम दोनों की पहले से योजना थी और हम दोनों ने एक दूसरे के कटार मारकर अपनी यह लीला, जीवन लीला को वहां पर समाप्त कर दिया। ऐसी कहानी चंद्रबरदाई अपने पृथ्वीराज रासो के अंदर सुनाता है।